देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैंने कुल्लीपुली जाने के लिए बस पकड़ी। वैसे तो बस पूरी भरी हुई थी, पर एक सीट अभी भी खाली थी। शायद मेरे इंतज़ार में थी वो सीट। पर जैसे ही मैं उस सीट के करीब पहुंचा तो मुझे उस सीट पर एक लेडीज़ हैंडबैग रखा हुआ नज़र आया, जिसका मतलब था कि उस सीट पर किसी मोहतरमा ने हक जमा लिया है। तो ऐसे में मेरे पास खड़े रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। खैर, मेरे बस में चढ़ते ही बस भी खुल गई और बाहर काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा एक अलग ही सुकून दे रही थी। बस कमी थी तो बस एक सीट की। अगर बैठने का इंतज़ाम हो जाता तो ये सफ़र लाजवाब हो जाता। अभी मैं यही सोच रहा था कि कोई सवारी उतरे और सीट खाली हो कि तभी मैंने नोटिस किया कि उस सीट पर कोई लेडीज सवारी है ही नहीं। तो फिर उस सीट पर वो लेडीज बैग किसका है, और ये जानने के लिए मैंने उस बैग की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अरे भाई, ये बैग किसका है इस सीट पर? तो बस में मौजूद सवारियों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब कि जिसका वो बैग था वो बस में था ही नहीं। ये साफ होते ही मैंने वो लेडीज बैग वहाँ से उठाया और बस के कंडक्टर को देते बोला, शायद कोई गलती से भूल गया होगा इस बैग को। उसे देने के बाद मैं उस सीट पर जाके आराम से बैठ गया। सीट मिलने के बाद मैं भी तसल्ली से सीट पर पसरा ही था कि अचानक ही मुझे बहुत ही तेज गंध आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि वो गंध बस के बाहर से आ रही है, पर जब गंध धीरे धीरे बढ़ती चली गई तो मेरा जी मचलाने लगा। वो गंध इतनी बुरी थी कि मेरे पेट में जो कुछ भी था मुंह को आ गया था, और देखते ही देखते मैं उल्टी करने लगा। मेरे अगले चंद मिनटों में मेरे उल्टी करते ही मेरे अगल बगल में बैठे लोग मुझ पर भड़कने लगे। वहीं अब मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसरने लगा और अगले चंद मिनटों में मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं बस में नहीं, किसी बस स्टॉप के पास ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मेरा पूरा कपड़ा मेरे उल्टी से सना हुआ था, पर अच्छी बात ये थी कि अब मुझे नॉर्मल महसूस हो रहा था। पर वहीं परेशानी वाली बात ये थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। साथ ही मुझे बस वाले पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि बस वाले को इंसानियत के नाते मुझे किसी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए था, पर उसने तो मुझे अनजानी जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया था। खैर, होश में आते ही मैंने अपने आसपास देखा, जहाँ सिर्फ अंधेरे के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आया। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गाड़ी की आवाज़ सुनाई देते ही मैं उस ओर देखने लगा जिस ओर से आवाज़ आ रही थी। फिर जब गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नजर आई तो मैं फौरन ही लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगा, बिना ये देखे कि वो गाड़ी कौन सी है। फिर जब वो गाड़ी मेरे करीब आ गई तो मैं वो गाड़ी देखकर थोड़ा हिचकिचाने लगा। दरअसल वो एक एम्बुलेंस थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि एम्बुलेंस में बैठूं कि नहीं, कि इतने में ही एम्बुलेंस का ड्राइवर खिड़की से अपना सर बाहर निकालते बोला, सोच क्या रहे हो, चलो बैठो, वैसे भी यहाँ कोई दूसरी सवारी नहीं मिलने वाली। उस एम्बुलेंस ड्राइवर की ये बोलते ही मैं उस एम्बुलेंस में जाकर बैठ गया और मेरे बैठते उस ड्राइवर ने गाड़ी आगे ले ली। अभी वो गाड़ी कुछ दूर आई ही थी कि वो ड्राइवर अचानक ही चीखते बोला, तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते? कब से कचर पचर करे जा रहे हो? अगर अब तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। उस ड्राइवर का चेहरा अचानक ही गुस्से से लाल होता हुआ देख मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया और ये सोचने लगा कि भला ये किसी चुप रहने को कह रहा है, जबकि उस एम्बुलेंस में तो सिर्फ हम दोनों ही थे। खैर, उस वक्त मैं खुद डरा हुआ था, तो ऐसे में उस ड्राइवर से किसी तरह की बहस में पड़ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। पर कुछ और दूर जाते ही वो ड्राइवर एक बार फिर भड़कते बोला, मान जाओ तुम दोनों, नहीं तो कसम से कह रहा हूँ यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, फिर जितना चाहे उतना चपर चपर करते रहना। इस बार वो ड्राइवर पहले से ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अभी मैं उस ड्राइवर की तरफ ही देख रहा था कि मैंने नोटिस किया कि उसके कान से खून निकल रहा है। उस ड्राइवर के कान से खून निकलता देख मैं उससे बोला, अरे भैया, आपके कान से तो खून निकल रहा है। मेरे ये कहते उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने बड़े ही शालीनता के साथ कहा, क्या करूं भाई साहब, इन दोनों ने मेरी जान ही खा रखी है। रात हुई नहीं कि इन दोनों की चपर चपर शुरू हो जाती है। इनकी चपर चपर सुनकर तो अब कानों से भी खून आने लगा है। पर ये दोनों कहाँ मेरी बात मानने वाले हैं। वो एम्बुलेंस ड्राइवर जिस तरह से अपनी परेशानी बयां कर रहा था, उससे ये साफ झलक रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। पर वो किससे परेशान है?
वो अभी कुछ साफ नहीं हुआ था। और जब मैंने उस एम्बुलेंस ड्राइवर से इसी बारे में सवाल करते पूछा कि आप ये किसे चुप रहने को कह रहे हो, तो उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपने कान से बहते खून को अपने हाथ के आस्तीन से पोंछते बोला, और किसे कहूँगा भाई साहब, पीछे जो 2 महारानी एम्बुलेंस में मरी पड़ी हुई है ना, उन्हीं से बोल रहा हूँ। जैसे उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने ये बोला कि उस एम्बुलेंस में 2 लाशें हैं और उन्हीं के शोर शराबे से वो परेशान है, तो मैं उसी वक्त डर से सिंहर उठा और मेरे होंठ सिल गए। उस वक्त मैं सिर्फ सामने की ओर देखे जा रहा था और ये सोच रहा था कि इस एम्बुलेंस से कैसे उतरूं, क्योंकि उस वक्त मैं उस ड्राइवर से ये भी नहीं कह पा रहा था कि मुझे यहीं उतार दो। अभी मैं यही कहने के लिए हिम्मत जुटाई रहा था कि उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने एकाएक ब्रेक लगा दिया और उसके एम्बुलेंस रोकते ही मैंने सोचा कि यही सही मौका है गाड़ी से उतर जाने का। पर इससे पहले मैं उस ड्राइवर से उतरने की बात करता कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कानों में कोई कुछ बोल रहा है, पर क्या ये कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पर उस फुसफुसाहट से मैं अब और भी ज़्यादा घबरा गया था। अभी मैं कुछ सोच समझ पाता कि इतने में वो एम्बुलेंस ड्राइवर चीखते हुए एम्बुलेंस से नीचे उतरा और पीछे जाके एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला और किसी को चटाचट चांटे मारने लगा। मेरे लिए यही सही मौका था बच के निकलने का, इसलिए मैं दबे पांव एम्बुलेंस से नीचे उतरा और वहां से जाने लगा। पर मेरे कुछ कदम आगे चलते ही उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने मुझे पीछे से आवाज़ देते बोला, ओ भाई साहब, कहाँ चल दिया आप, आओ ज़रा मेरी मदद तो कर दो। उस एम्बुलेंस ड्राइवर की ये कहते ही मैं ना चाहते हुए भी पीछे पलटा, और जब मैं उस ड्राइवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस एम्बुलेंस में 2 नहीं बल्कि कई लाशें हैं। अभी मैं एम्बुलेंस में रखी लाशों को ही देख रहा था कि उस ड्राइवर ने बोला, चलो इन दोनों लाशों को उतारने में मेरी मदद करो। उसके ये कहते ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक लाश को पकड़ा और उसे नीचे उतार कर रख दिया, और फिर एक और लाश को नीचे उतारा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि ये सन की एम्बुलेंस ड्राइवर अब क्या करेगा, कि तभी वो उन दोनों लाशों पर हंसने लगा और हंसते बोला, अब करो चपर चपर। अभी वो एम्बुलेंस ड्राइवर उन लाशों को नीचे उतारकर खुशी हो रहा था कि जो फुसफुसाहट मेरे कानों में हो रही थी वो तेज होने लगी। हालांकि अभी भी मुझे कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब इतना अंदाजा हो गया था कि वो किसी लड़की की आवाज़ है जो रोते हुए कुछ बोल रही है। अभी मैं डरा से मैं वहाँ पर खड़ा अपनी किस्मत को ही कोस रहा था कि तभी उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने मेरे कानों की तरफ देखते बोला, तुम्हारे कानों से तो खून बह रहा है। उसके ये कहते ही जब मैंने अपने कानों को छुआ तो सच में मेरे कानों से खून बहता हुआ नजर आया। अभी मैं अपने कानों से बहता हुआ खून ही देख रहा था कि वो ड्राइवर मेरे करीब आते हुए बोला, क्या बोल रहे हैं ये दोनों, जल्दी बताओ। इस बार उस एम्बुलेंस ड्राइवर के मेरे साथ बात करने का अंदाज़ा बदल गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बहुत कुछ खास चीज़ जानना चाहता है। मैं तो वैसे भी डरा हुआ था, तो ऐसे में जैसे उसने पूछा कि मुझे क्या सुनाई दिया, तो मैंने झट से जवाब देते हुए कहा, भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस रोने की सिसकें सुनाई दे रही हैं। मेरे इतना कहते ही वो ड्राइवर एकदम से पगला गया और उन दोनों लाशों के ऊपर बैठकर फिर से तमाचे मारने लगा। अभी वो उन लाशों पर तमाचों की बरसात ही कर रहा था कि इसी बीच मुझे किसी ने मेरे कानों में कहा, भागो यहाँ से। ये सुनाई देते ही अचानक ही मेरे पैर अपने आप ही वहाँ से भाग खड़े हुए। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा सिवाय ये कि मुझे सिर्फ भागना है, वो भी जितना तेज हो सके उतना तेज, और मैंने किया भी कुछ वैसा ही। मुझे ये तो नहीं मालूम कि मैं उस रात कितना तेज दौड़ा था, पर मुझे इतना मालूम है कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तेज दौड़ थी। खैर जब मैं दौड़ते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो तब तक मेरी सांसें काफ़ी चढ़ चुकी थी। पर मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि अब मैं वहाँ पर अकेला नहीं था, अब वहाँ पर मेरे अलावा 2-4 और भी लोग मौजूद थे। फिर इसी बीच एक पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी मेरे पास आया और मेरे को हाँफता देखकर बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ, कोई बदमाश पीछे लग गया था क्या? जिस पर मैंने उससे बोला कि हाँ भाई, कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े थे और मेरा सामान लेकर चले गए। मेरे ये कहते उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मुझे वहाँ से सहारा देते उठाया और अपने केबिन में ले गया, जहाँ मैं रात भर रुका और फिर सुबह घर लौट आया। मुझे मालूम नहीं कि उस रात बस में वो किस लेडीज़ का बैग था और वो एम्बुलेंस ड्राइवर मुर्दों से क्या बात करता है, और उसने उस रात उन दोनों लाशों के साथ क्या किया, आखिर वो लाशों का करता क्या है। इन सब सवालों का जवाब भले ही मेरे पास आज ना हो, पर एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।
तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम करीम है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी जिंदगी सड़कों पर बीतती है, जहाँ रात का श्या अंधेरा, सितारों की टिमटिमाहट और सड़क के किनारे की धुंधली रोशनी मेरे सबसे पुराने साथी हैं। असम की घुमावदार सड़कें जो घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से होकर गुजरती हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैंने इन रास्तों पर सालों तक अपने ट्रक लाल परी को दौड़ाया है। बरसात की फिसलन भरी सड़कों पर, कोहरे से ढके रास्तों पर और उन सुनसान रातों में जब मेरे ट्रक की हेडलाइट से एकमात्र रोशनी होती थी। लेकिन उस रात जो मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बन गई, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हड्डियों में सिरहन दौड़ा दी। दोस्तों, मैं अपने ट्रक में केलों की एक बड़ी खेप लेकर गुवाहाटी से एक छोटे से कस्बे की ओर जा रहा था। रात के करीब 1 बजे थे। उस वक्त आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झांकती थी, जैसे कोई डरपोक बच्चा अपनी माँ की साड़ी के पीछे से दुनिया को देखता हो। उस वक्त सड़क पूरी तरह सुनसान थी और मेरी ट्रक की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी और रेडियो पर पुराने हिंदी गानों की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने रेडियो को बंद कर दिया था क्योंकि उस रात मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सड़क भी अब एक पुराने लोहे के पुल की ओर बढ़ रही थी, जिसे स्थानीय लोग भूतिया पुल कहते थे। मैंने इस नाम को पहले कई बार सुना था। ढाबों पर, चाय की दुकानों पर और अन्य ड्राइवरों के बीच ये पुल एक रहस्यमय कहानी की तरह चर्चा में रहता था। लोग कहते थे कि इस पुल पर रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं। कुछ ड्राइवरों ने दावा किया था कि उनका वाहन इस पुल पर अपने आप ही रुक जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक लेती हो। कुछ ने तो ये भी बोला था कि वहां एक औरत दिखाई देती है, लंबे काले बालों वाली, सफेद साड़ी में, जो रात के अंधेरे में ट्रकों को पुल से नीचे धकेल देती है। पर मैंने इन कहानियों को हमेशा से मजाक में समझा था। मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर जो रात दिन सड़कों पर बिताते हैं तो ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं ताकि लंबी यात्रा आराम से कर सके। लेकिन दोस्तों, उस रात मुझे पहली बार उन कहानियों पर यकीन होने लगा। जैसे ही मेरा ट्रक उस पुराने लोहे के पुल के पास पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ये ठंडक मौसम की नहीं थी, ये कुछ और थी, जैसे कोई मेरी रीढ़ की हड्डी पर बर्फ रगड़ रहा हो। पर मैंने अपनी जैकेट की जिप ऊपर खींची और स्टीयरिंग व्हील को और भी कसकर पकड़ लिया। वो पुल बहुत ही पुराना था, उसका लोहा जंग से लाल हो चुका था। दोनों तरफ की रेलिंग टूटी फूटी थी और नीचे गहरी खाई में एक छोटी सी नदी भी बह रही थी, जिसका पानी रात के अंधेरे में काला दिखता था। मैंने ट्रक की गति धीमी कर दी क्योंकि पुल संकरा था और मैं कोई जोखिम भी लेना नहीं चाहता था। फिर अचानक ही मेरा ट्रक हल्का सा हिचकोले खाकर रुक गया। इंजन की आवाज़ भी बंद हो गई थी। मैंने हैरानी से डैशबोर्ड की ओर देखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। ट्रक में डीजल भी था, बैटरी भी ठीक ठाक थी। फिर भी ट्रक रुक गया था। मैंने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन चाबी घुमाने पर भी कोई आवाज़ ही नहीं आई। ये बेहद ही अजीब था। लाल परी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया था। पर मैंने अपनी टॉर्च ली और ट्रक के बोनट को खोलकर इंजन की जांच करने के लिए बाहर निकला। उस वक्त रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। पर इंजन में उस वक्त कोई खराबी नहीं थी। मैंने तारों को जांचा, बैटरी को भी देखा, सब कुछ वहां पर ठीक ठाक था। पर फिर भी ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब मेरी बेचैनी और भी बढ़ने लगी थी। मैंने अपने मोबाइल की ओर देखा, लेकिन उसमें कोई सिग्नल भी नहीं था। ये असम के उन इलाकों में एक आम बात थी जहां जंगल और पहाड़ नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं। फिर मैं वापस से ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठ गया और एक बार फिर से इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। पर इस बार इंजन ने हल्की सी खटखट की आवाज़ की, लेकिन उसके बाद वो फिर से चुप हो गया। तभी मेरी नज़र सामने की सड़क पर पड़ी। पुल के बीच में हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। ये एक धुंधली सी आकृति थी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। अब मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई क्योंकि ये एक औरत थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही देख रही हो। फिर मैंने अपनी आंखें मली, ये सोच कर कि शायद मैं थकान की वजह से भ्रम में देख रहा हूँ। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो अभी भी वहीं थी। अब वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी।
और उसकी चाल में कुछ अजीब था। मैंने अपनी आंखें मली, ये सोच कर कि शायद मैं थकान की वजह से भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो अभी भी वहीं थी, पर अब वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी और उसकी चाल में कुछ अजीब था। वो चल नहीं रही थी बल्कि हवा में तैरती सी आ रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने दरवाजा लॉक करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। उस औरत की आकृति अब और भी करीब थी, पर अब उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे काली और गहरी थी जैसे दो अंतहीन कुएं। फिर मैंने अपने आप को संभाला और चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। तभी ट्रक अचानक ही जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो। फिर मैंने पीछे की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो अब मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। फिर उसने अपने हाथ उठाए और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी शक्ति मेरे ट्रक को पीछे की ओर खींच रही हो। ट्रक धीरे धीरे पीछे सरकने लगी, पुल की रेलिंग की ओर। फिर मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक ही ट्रक रुक गया और वो औरत अब मेरे ठीक सामने थी। उस औरत का चेहरा मेरे ट्रक की विंडशील्ड से कुछ ही इंच दूर था। अब मैं उसका चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। उसकी त्वचा पीली थी, जैसे खून की एक बूंद भी उसमें नहीं थी। उसकी आंखें काली और खाली थी और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दब गई। उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए और मुझे लगा जैसे कोई ठंडी अदृश्य शक्ति मेरे गले को जकड़ रही हो। तभी कहीं दूर से एक तेज हॉर्न की आवाज़ आई। ये किसी और ट्रक की आवाज़ थी। उस औरत की आकृति धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वो गायब भी हो गई। फिर मेरे ट्रक का इंजन भी अचानक ही शुरू हो गया और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मैं उस पुल को पार कर चुका था, लेकिन वो भयानक अनुभव मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। फिर मैंने अपने ट्रक को बिना रुके दौड़ाया। सड़क अब जंगल के बीच से होकर गुजर रही थी। दोनों तरफ काफ़ी घने पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ हवा में हिल रही थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। फिर मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो उस औरत का चेहरा मेरे सामने आ जाता। उसकी काली आंखें, उसकी टेढ़ी मुस्कान, ये सब मेरे दिमाग में एक भयानक तस्वीर की तरह उभरने लगे थे। फिर मैंने खुद को समझाया कि ये सब शायद मेरा वहम है। रात की थकान, लंबी ड्राइव और उन ढाबों की कहानियों ने मेरे दिमाग पर असर किया है, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा जानता था कि जो मैंने देखा वो कोई भ्रम तो नहीं हो सकता। फिर करीब आधे घंटे बाद मैं एक छोटे से ढाबे पर रुका। वो ढाबा सुनसान था। केवल एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। उसकी आंखें काफ़ी थकी हुई थी, जैसे उसने भी कई रातें सड़कों पर बिताई हो। फिर मैंने अपने ट्रक को ढाबे के पास खड़ा किया और बाहर निकला। वो ठंडी हवा अब भी मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। मैंने ढाबे के मालिक से एक चाय मांगी और अपनी सिगरेट जलाई। सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था और मेरे दिमाग में वो भयानक दृश्य बार बार लौट रहा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जो अब भी अपनी चाय में खोया हुआ था, पर मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। मैंने अपनी चाय खत्म की और ट्रक की ओर वापस चल दिया, लेकिन जैसे मैं ट्रक के पास पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरे ट्रक के पीछे जहां मैंने केलों की खेप लादी थी, वहां पर कुछ गड़बड़ थी। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि कुछ बक्से इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें खोला हो। फिर मैंने जल्दी से बक्सों की जांच की, लेकिन सारे केले सही सलामत थे। पर फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि बक्से कैसे खुल गए। मैंने ट्रक को उस पुल पर रुकने के बाद से कहीं नहीं रोका था। फिर ये कैसे हुआ? मेरे दिमाग में फिर वही औरत का चेहरा उभरने लगा। क्या ये उसी का काम था? फिर मैंने जल्दी से ट्रक में बैठकर इंजन शुरू किया और मैं वहाँ से निकल गया। और सड़क भी अब पूरी तरह से सुनसान हो गई थी और जंगल भी गहरा होता जा रहा था और हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की छायाएं डरावने आकार ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। फिर मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मैंने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी,
ये सोच कर कि जितनी जल्दी मैं इस जंगल से निकल जाऊं उतना ही बेहतर होगा। फिर कुछ देर के बाद सड़क पर एक मोड़ दिखा तो मैंने ट्रक को मोड़ा और तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। वहाँ पेड़ों के बीच वही औरत फिर से दिखाई दी, पर इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। फिर मैंने ट्रक को और तेज किया, लेकिन मेरी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। वो अब भी मुझे देख रही थी। उसकी काली आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थी। फिर अचानक ही मेरे ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया और मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कोई भी फायदा ही नहीं हुआ। ट्रक भी धीरे धीरे रुक गया और मैं फिर से उस भयानक सन्नाटे में फंस गया। फिर मैंने बाहर देखा तो वो औरत अब सड़क के बीच में खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मैंने अपने दरवाजे लॉक किए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मेरे ट्रक के ठीक सामने थी। पर इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना था और उसकी आंखें अब लाल हो रही थी जैसे उनमें आग चल रही हो। उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर जकड़ रहा हो। मैं उस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ भी स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे और मेरी सांसें भी रुक सी रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर उभरी। ये एक फ्लैशबैक की तरह था, लेकिन ये मेरी अपनी याद नहीं थी। मैंने एक औरत को देखा जो उसी साड़ी में थी, लेकिन वो जिंदा थी। वो उस पुल पर खड़ी थी, वो रो रही थी और उसके हाथ में एक बच्चे की भी लाश थी। दोस्तों, ये दृश्य इतना साफ था कि मुझे लगा जैसे मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। उस औरत की आंखों में दर्द था, गुस्सा था और एक अनकहा दुख था। फिर वो दृश्य गायब हो गया और मैं वापस से अपने ट्रक में आ गया। वो औरत अब भी मेरे सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा दुखी लग रहा था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को उस जकड़न से आज़ाद करने की कोशिश की। फिर मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकला, पर मेरे पाँव कांप रहे थे। लेकिन मैंने खुद को किसी तरह से समझाया कि मुझे इस डर से भागना नहीं है। पर वो औरत अब भी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वो अब मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए और सड़क के किनारे की ओर इशारा किया तो मैंने उसकी दिशा में देखा तो वहाँ पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा स्मारक था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी वहाँ पर डाली तो उस स्मारक पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो इतना पुराना था कि शब्द भी धुंधले हो चुके थे। फिर मैंने उस औरत की ओर देखा तो वो अब धुंधली हो रही थी, जैसे उसका अस्तित्व हवा में घुल रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दुख था। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। दोस्तों, इस औरत की कहानी उस पुल से जुड़ी थी और शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। फिर मैंने उस स्मारक के पास जाने का फैसला किया तो मेरे कदम भारी हो गए थे और हर कदम के साथ मेरी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। जब मैं उस स्मारक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पर एक नाम लिखा था, लक्ष्मी। नीचे कुछ और भी लिखा था, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं था। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। पर हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। फिर मैंने अपने ट्रक की ओर वापस चलना शुरू किया और इस बार ट्रक भी बिना किसी परेशानी के शुरू हो गया। फिर मैंने स्मारक की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर सड़क पर मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिमाग में अब सवाल घूम रहे थे, और उसका उस पुल से क्या रिश्ता था और वो मुझसे क्या चाहती थी। इन्हीं सवालों के साथ मैं अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।